प्रोग्राम जुर्म और सज़ा के लिए मैं हूं ज़ीशान शाह। आज हम आपको एक ऐसी कहानी बताएंगे। कराची में ये वाक़या पेश आया है। इसमें एक शहरी से, एक कारोबारी शख्स से दिन दिहाड़े 45 लाख रुपए लूट लिए गए। मैं इस वक्त मौजूद हूँ गुलशन जमाल में और यही वो इलाका है जो कि आप ये देख सकते हैं, यही वो गली है जहाँ पर ये वारदात हुई। दिन दहाड़े शहरी अपनी गाड़ी लेकर आया और उसके बाद में 3 डाकुओं ने उसको बीच रोड पे इस रिहायशी इलाके में लूट लिया। ये वही मकाम है जहाँ पे चंद रोज़ कबल ये वारदात हुई थी और इलाका मैंने आपको बताया था गुलशन जमाल का ही ये एरिया है। लेकिन वो मुतासरा शहरी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। पहले मैं बता दूं, मेरे साथी कैमरामैन नासिर ये मनाजिर दिखाएं कि ये उनका दफ्तर है और इसी दफ्तर में, इसी गाड़ी में वो यहाँ पर आए थे। इस गाड़ी का शीशा भी तोड़ा गया था, वो भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन जो मुतासरा शहरी थे वो इस वक्त हमारे साथ हैं। हम खुद इनसे पूछते हैं कि हुआ आखिर क्या था उस दिन। CCTV फुटेज आप लोगों ने देखी है, लेकिन जो इनके तासुरात है, जो इन्होंने विटनेस किया, ये पूरी बात इनकी ज़बानी सुनते हैं। ये बताइएगा कि जो वाक़या हुआ था, आप किस तरह से आए थे, ज़रा तफसीली तौर पर बताइए कि यहाँ पर वाक़या क्या पेश आया था। बस बहुत एक नॉर्मल रूटीन था। मैं ऑफिस आया, बैंक से मैंने पैसे विड्रॉ किए और मैं जो एक नॉर्मल रूटीन है मेरी, मैं आता हूँ, मैं अपनी गाड़ी यहाँ पार्क कर रहा था तो अचानक से एक लड़का स्कूटर पे आया। तो उसने यहाँ उसने गाड़ी ना अपनी बाइक जो है पार्क की, लेकिन वो थोड़ा घबराया हुआ था। तो मैं समझा ये मोबाइल स्नैचर है, मोबाइल छीना है। तो मेरा एक मोबाइल था, मैंने उसको साइड किया अपने कि यार चलो मोबाइल सेफ है। अचानक से मैं गाड़ी जब रिवर्स करा, वो समझे मैं रिवर्स करके भाग जाऊँगा, तो पीछे से एक स्कूटर और आ गई, उस पर 2 बंदे बैठे हुए थे। वो फ़ौरन उतर के आए और उन्होंने बुरी तरीके से मेरी गाड़ी के ऊपर ना बंद मारने शुरू कर दिए। तो शीशा मेरा तोड़ा कि दरवाज़ा खोलो, दरवाज़ा खोलो। इस दौरान मैं अपना मोबाइल सेव कर चुका था अपना एक। तो मैं उतर गया गाड़ी से, मैंने बोला भाई ये लो मोबाइल। तो उन्होंने बोला मोबाइल ही शॉपर दे। तो फिर मैं समझो हो ये मेरे ना पैसे लूटने गया, पैसे पड़े थे शॉपर पे। तो बस इसी दौरान उन्होंने शॉपर उठाया मेरा, और मेरे गाड़ी में एक बैग पड़ा हुआ था, उसमें मेरे कीमती डॉक्यूमेंट्स वगैरह थे, सब चीज़ें थी, तो साथ में वो भी ले गए। अच्छा ये बताइएगा, जिस वक्त जैसा कि आपने अभी फरमाया कि जब आपको रोका था तो आपसे डायरेक्ट उन्होंने यहाँ पे आके तकाजा ही शॉपर का किया। मैंने तो बोला ये लो मोबाइल। आप ये मुझे बताइए कि जिस वक्त आपसे उन्होंने पूछा था, आप बैंक से जो रकम है, आज आपने अभी हमारी गुफ्तगू हो रही थी, आपने कहा था कि आप पैसे मुमूमी तौर पर बैग में रखते हैं, लेकिन इस बार आपने बैंक में शॉपर से पैसे रकम लेके निकले थे। इन्होंने स्पेसिफिकली शॉपर का जिक्र किया। बिल्कुल स्पेसिफिक उन्होंने शॉपर मांगा। जब भी मैं शॉक हो गया, यार ये मेरे पैसे लूट रहे, मोबाइल स्टेशन नहीं है। ये लोग शॉपर का जिक्र किया। नो वन नोज़ कि शॉपर है गाड़ी के अंदर, उसमें पैसे हैं, कोई भी नहीं जानता था सिवाय मेरे। तो बस ये सीधा, तो उस वक्त मुझे बड़ा शौक लगा, ये शॉपर मांग रहे हैं। ये बात आपके एम्प्लॉयज़ वगैरह को भी नहीं पता? किसी को भी नहीं पता, इनफैक्ट किसी को नहीं पता होता। ना मेरे आने जाने का टाइम पता, ना मेरे बैंक जाने का टाइम पता, ना आने का टाइम पता, कुछ भी नहीं पता होता किसी को मेरी मूवमेंट का। और कोई मैं स्पेसिफिक रूट भी इस्तेमाल नहीं करता, कभी किसी रूट से, कभी किसी रूट से। मैं ये बताया चलूँ कि जो ये वारदात हुई थी यही वो गाड़ी है, और मेरे साथी कैमरामैन अभी आपको दिखाएंगे। हम अभी आपकी तरफ आते हैं, आपसे एक और बात पूछनी है। ये जो है यही वो गाड़ी थी, इसी मकाम पे आके रुकी थी, और ये जो रास्ता है ये इसी रास्ते से जब ये गाड़ी यहाँ पर आके रुकी थी तो इसी रास्ते से दोनों मुल्ज़िमान आए थे। बिल्कुल इस मकाम पर एक मोटरसाइकिल ने आगे से इंटरसेप्ट किया था और उसके बाद में पीछे से 2 मुल्ज़िमान आए थे जिन्होंने गाड़ी का दरवाज़ा खोलने की कोशिश की। गाड़ी का दरवाज़ा उन्होंने लॉक किया हुआ था, लेकिन उसके बाद में भी गाड़ी, क्योंकि दरवाज़ा खुला नहीं, तो उन्होंने शीशा खोलने की कोशिश की। शीशा बंद था तो गाड़ी का उन्होंने शीशा तोड़ा। मेरे साथी कैमरामैन अगर ये मनाज़र दिखाएं कि ये वो गाड़ी का शीशा है जिसको आप देख सकते हैं। इसका ये एयर प्रेशर भी तोड़ा हुआ है, और यही शीशा था जो उन्होंने, जो डाकुओं ने इसका ये शीशा तोड़ा, और तोड़ने के बाद में इसके बाद इन्होंने रकम का तकाजा किया, और जो ये रकम ने, तो अभी ये लूट के इसी मकाम से फ़रार हुए। इस वक्त 3 डाकू थे ये, और जो CCTV कैमरे में भी देखा जा सकता था ये तीनों डाकुओं के ने 2 एक मोटरसाइकिल पे थे, एक मोटरसाइकिल पे था, जबकि तीनों ने हेलमेट्स पहने हुए थे। इस वारदात का मुकदमा थाना शार फैसल में दर्ज कर लिया गया। मैं इस वक्त इस थाने में मौजूद हूँ। इस थाने के SHO फैसल गुल हमारे साथ मौजूद हैं।
वाक़े के बाद में सबसे पहले इन्होंने रिस्पॉन्ड किया था, जो जाए वक़ुआ पर पहुँचे थे। इनसे बात करते हैं कि इस वारदात में वैसे ये बताइए कि अब तक पुलिस को कोई टिप मिली है? दिन दिहाड़ी ये वारदात हो गई थी, तो अब तक आपकी इन्वेस्टिगेशन कहाँ तक पहुँची है? मुकदमा दर्ज हो गया है, इन्वेस्टिगेशन की अपना काम कर रही है, लेकिन हमें पता लगा था कि ऑपरेशंस भी इसके ऊपर का खासा एक्टिव है, तो ज़रा इस हवाले से बताइए। जी बिल्कुल, ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया था। ये इसमें कंप्लेनेंट फराज हैं जो कि फार्मास्यूटिकल इक्विपमेंट्स की सप्लाई का काम करते हैं, और ये कंपनी के पैसे इन्होंने 40 लाख रुपए विड्रॉ किए थे महमूदाबाद नंबर 4 बैंक अल हबीब ब्रांच से। तो वहाँ से जो है इनको चेस किया गया, और इधर गुलशन जमाल में ऑफिस है इनका, वहाँ आके जो है 3 लड़कों ने इनसे गन पॉइंट के ऊपर वो पैसे छीने। बदकिस्मती से उस वक्त इनका गार्ड भी मौजूद नहीं था वहाँ पे, और इब्तदाई जो हमने तहकीकात की, काफ़ी सारी हमने सीसीटीवी इसमें कलेक्ट कर ली हैं, और जो इनका बैग छीना गया था वो भी लाइंस एरिया के इलाके से रिकवर हो गया, जिनके डॉक्यूमेंट्स और चीज़ें वगैरह हैं वहाँ भी हमने सीसीटीवी कलेक्ट की है, और इसमें काफ़ी पेशरफ्त हुई है, और कभी इसमें इम्कान है कि इनके ऑफिस का स्टाफ जो है वो इस वारदात में मुलविस हो सकता है। अच्छा, आपने ये शक ज़ाहिर किया कि मुमकिन, मैं आपकी इन्वेस्टिगेशन को, क्योंकि अभी इन्वेस्टिगेशन ऑन गोइंग है, लेकिन एक बात बताइए, क्या जिस तरीके की ये वारदात हुई है, क्योंकि आपने और भी थानों में सर्व किया है, कराची में आए दिन इस किस्म की वारदातें होती हैं, जो तरीक़ेकार है क्या वो किसी गैंग की तरफ निशानदही कर रहा है? माजी में जो इस शहर के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में जो वारदातें हुई हैं, तो क्या कोई आपके नज़र में, या वो जो पुलिस डाटा जो सरकाशुदा जो वारदातों का, सरका की वारदातों का जो डाटा होता है, उसके अंदर क्या इस गैंग की कोई मुमासलत नज़र आ रही है? देखिए, गैंग का कॉन्सेप्ट अभी ख़त्म हो गया है। वो पुराने वक्तों में गैंग्स हुआ करते थे कि 4-5 लोगों के गैंग्स होते थे, बड़े बड़े नाम होते थे, क्रिमिनल रिकॉर्ड्स होता था। ये अक्सर व बेशतर जेल में जो है जब ये अपनी सज़ा काट रहे होते हैं, ये वहाँ इनकी मुलाकातें होती हैं, फिर वहाँ से 2 लोग 3 लोग, और ये चेंज, एक बंदा जेल चला गया, फिर दूसरा शामिल हो गया, कुछ दिनों के लिए वारदात छोड़ गई, गाँव चले गए, वापसी आ गए। तो ये इस किस्म के लोग होते हैं, 2-3 लोग जो होते हैं, और ये स्ट्रीट क्रिमिनल्स हैं बेसिकली, कोई ऐसे बड़ा डकैत गेम ग्रुप नहीं है। पुलिस हुकाम का कहना है कि वारदात के मुतालिक मज़ीद कुछ ऐसे शवाहिद ज़रूर मिले हैं जिससे उम्मीद की जा रही है कि मुलव्विस मुल्ज़िमान को जल्द अज जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। मैं हूं गुजरावाला से राना अंसर, और आज हम आपको बताएंगे जुर्म की एक ऐसी कहानी जिसमें हमसाई खातून ने अपने मोहल्लेदार 2 मासूम बच्चों को अगवा करवा दिया। तावान के लिए अपने दोस्त के साथ मिलकर हमसाई खातून ने मासूम बच्चों को अगवा करवाया, जिनके वालिदैन ओमान मस्कत में अपने बच्चों के बेहतर मुस्तकबिल के लिए मेहनत मजदूरी कर रहे थे। उनको जब ये खबर मिली तो उन पर क्या बीती। वो पाकिस्तान पहुँचे तो पुलिस ने कैसे तमाम मुल्ज़मान को गिरफ़्तार किया। ये गिरफ़्तार मुल्ज़मान मुतासरा फैमिली एक जगह पर मौजूद हैं। आइए आपको इन सब से मिलवाते हैं और बताते हैं कि पुलिस ने कहां से और कैसे इन मुल्ज़मान को गिरफ़्तार किया है। सबसे पहले आपको लेकर जाएंगे मुतासरा फैमिली की तरफ। ये मुतासरा फैमिली है, मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा ज़रा दिखाए। ये वकास हैं जो बच्ची को लेके गोद में बैठे हैं, और ये मासूम सी बच्ची है मनाल, 7 साल इसकी तकरीबन उम्र है, और वकास रोज़गार के सिलसिले में ओमान मस्कत जो है वहाँ पर मुकीम है। इसी तरह ये इनकी दादी साथ बैठी हैं, और ये छोटा सा बच्चा है इब्राहिम, 5 साल तकरीबन इसकी उम्र है, और ये इसके वालिद हैं वकास। और ये जो दोनों बच्चों के वालिद हैं आपस में दोनों हकीकी भाई हैं। दोनों मस्कत में अपने बच्चों के बेहतर मुस्तकबिल के लिए काम काज करते हैं, लेकिन पीछे से ये संगीन वारदात होगी। साथ इनकी दोनों बच्चों की जो मदर्स हैं वो बैठी हुई हैं। इनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं कि किस तरह ये सारा वाकया पेश आया। अच्छा, सबसे पहले वकास साहब आप बताएं, ये कैसे हुआ? आप बाहर थे, आपको घर से इत्तला मिली? जी सर, मैं तो बाहर रहता हूँ ओमान मस्कत में, और मुझे अचानक कॉल आती है कि हमारे बच्चे ऐसे नहीं मिल रहे। एक गाड़ी आई है, उसमें बैठा के ले चले गए हैं। और उसके बाद सर मैं वापस आता हूँ, दूसरे दिन सुबह मैं पहुँचता हूँ तो मुझे कॉल आती है व्हाट्सएप पे, हमें 60 लाख की डिमांड करते हैं। वो 3 दिनों का टाइम लेते हैं। अगर उस 3 दिनों में आपके पैसों का अरेंज नहीं किया, आपके बच्चों को नुकसान भी हो सकता है। टाइम और जगह बाद में बताएंगे। तो इसमें जो मुलव्वस है वो एक हमारी हमसाई है। ये उसका पूरा प्लान है बच्चों को उठाने का सर। अच्छा, वकास बता रहे हैं, लेकिन पहले इनके घर से जहां ये वाकया पेश आया, बच्चों की जो दादी हैं वो घर पर थी, उनसे बात करते हैं। अच्छा, आप बताइएगा उस दिन हुआ क्या था?
ਮੈਂ ਬੇਟਾ ਘਰ ਸਾਂ ਰੋਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਪਿੰਡ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਧਰ ਇਹ ਬੱਚੇ ਜਾ ਕੇ ਖੇਡਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਲਦਾ ਆਖਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਉਧਰੋਂ ਨਾ ਅੰਮੀ ਜੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਆਵੋ। ਉਧਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਸਾਡੇ ਘਰ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ, ਇੱਧਰੋਂ ਨਾ ਵਾਪਸ ਟੁਰ ਗਏ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆਏ ਨੇ ਨਾ ਤੇ ਇਹ ਗਲੀ 'ਚੋਂ ਘਰ ਨਹੀਂ ਆਏ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਮੈਂ ਘਰੋਂ ਘਰੀ ਖੱਜਲ ਹੋਈਆਂ, ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ। ਫਿਰ ਮਸਜਿਦਾਂ 'ਚ ਐਲਾਨ ਕਰਵਾਇਆ, ਕੋਰੋਟਾਂ ਨੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਲੋਤੀ ਆਂਦੀ ਫੁੱਫੋ ਐਲਾਨ ਹੋਇਆ, पता लगा जो किधरों बच्चे मिले। नाम लेकर बताएं। ये जो मुलजमा इरम है जो आपकी हमसाई है, इसके किरदार के बारे में मैं अभी बताऊंगा कि इसका इस सारे वाक़े में क्या किरदार है। आप बताएं ये फिर क्या क्या, क्या बात की इसने आपसे? ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਆਖਿਆ ਸਾਜੇ ਕਿ ਬੁੱਬੋ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਡੋਂ ਸਾਰਾ ਲੱਭ ਆਏ ਹੋ, ਐਲਾਨ ਕਰਵਾਇਆ ਜੀ ਬੱਚੇ ਮਿਲੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਪੁੱਤਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹਾਲੇ ਤੇ ਲੱਭੇ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕੈਮਰੇ ਵੇਖੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਪਿੰਡ ਗੱਡੀ ਆਈ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਖਲੋਤੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਵਾਪਸ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਸੀ तो ਉਹਨੇ ਬਿਠਾ के बच्चे। तो फिर आपने पुलिस को इतला दी और इनके जो दो वालिद थे वकास और इब्राहिम, इनको फिर आपने बताया, अपने बेटों को बताया? जी जी। पुलिस को कैसे इतला दी जरा? ਉਹ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਸਨ। ਫਿਰ ਉਸ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਲੱਭਣ ਲੱਗ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਬੱਚੇ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੱਤੇ। शुक्र है अल्लाह का। पुलिस को जब इतला मिली, पुलिस इनके घर पर पहुंची और बच्चों को बरामद कर लिया। बच्चों से भी बात करने की कोशिश करते हैं। बेटा ज़रा बताओ अपना नाम क्या है? मिनाइल फातिमा। तो मिनाइल बेटा क्या हुआ था उस दिन? ये लोग कह रहे थे हम लोग आपके पापा के दोस्त हैं, आपको गिफ्ट लेके घर छोड़ाएंगे। फिर वो लोग ने पूछा आपका घर कहाँ है, हमने कहा वो है, वो कहते हम लोग आपको ऊपर से छोड़ के आते हैं। तो फिर बेटा इन्होंने आप लोगों को गाड़ी में बिठा लिया? हाँ। तो फिर कहाँ लेके गए थे? अपने घर। तो आप रोए नहीं जब लेके जा रहे थे, आप गाड़ी में बैठे हुए थे? रोए थे। अच्छा, फिर कहाँ लेके गए? वहाँ इन्होंने जब रखा तो आपको को मारा मुरा तो नहीं? क्या कहते थे वहाँ? जब हम रोए थे कहते थे चुप करो वो आ जाएंगे कल। तो बेटा जब पुलिस पहुंची वहाँ आपको पता लग गया कि ये पुलिस आ गई है, तो आप उस वक्त क्या देखा आपने? हमने देख लिया था। क्या देखा था? पुलिस अंकल पहुंच गए थे? मुतासरा फैमिली से हमने बात की, साथ ही अब आपको बताएंगे ये गिरफ्तार मुलजमान हैं। इसमें 3 ये मुलजम हैं और 2 मुलजमा ख़वातीन हैं। आपको बताएंगे ये सुल्तान है और इसके साथ ये नदीम है और साथ कमर है। सुल्तान जो है, सुल्तान खातून जो मुलजमा इरम है, ये मुतासरा फैमिली की हमसाई है और इसके साथ जो हलीमा खातून है ये सुल्तान की बहन है। तो स्टोरी इस तरह से शुरू होती है कि सुल्तान ने कर्ज़ा देना था, इसने किसी के पैसे देने थे। इसने अपने दोस्तों, ये जो 2 इसके साथ मुलजम हैं, इनसे बात की और इरम के साथ भी सुल्तान की दोस्ती थी। इससे बात की कि मेरे ऊपर कर्ज़ा है तो मैं कैसे ये कर्ज़ा चुका सकता हूँ। तो इन्होंने मिलकर मंसूबा बनाया। इरम जो हमसाई है इस फैमिली की, उसने बताया कि मेरे सामने ही फैमिली है, इनके जो दोनों बच्चों के वालिदैन हैं वो बाहर होते हैं, घर में सिर्फ ख़वातीन हैं, तो बच्चे यहाँ पर गली में खेल रहे होते हैं। अगर आप लोग इनको अगवा कर लो, मैं आपको बताऊंगी किस वक्त ये गली में निकलते हैं, तो ये आप इनसे तावान वसूल कर सकते हैं। तो उस वक्त ऐसे ही हुआ, शाम के वक्त बच्चे गली में खेल रहे थे। जो खातून मुलजमा है ये अपनी छत से इन मुलजमों के साथ राब्ते में थी। ये कार में आते हैं और बच्चों को कार में डालकर ले जाते हैं। उसके बाद ये बच्चों को, ये जो हलीमा मुलजम है सुल्तान, इसके घर पर लेके जाते हैं, बच्चों को वहाँ छुपा देते हैं और फिर अपने अपने घरों को चले जाते हैं। पुलिस ने 24 घंटों में ना सिर्फ उस कार का सुराग लगाया, तमाम मुलजमों के घरों तक पहुंची, तमाम किरदारों को एक साथ गिरफ्तार किया। इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। सुल्तान बताओ ज़रा क्यों किया आपने ये सब? सर पैसे देने थे किसी के। किसके पैसे देने थे और क्यों देने थे? कोई जुआ हारे थे, कर्ज लिया था, क्या किया था? कर्ज लिया था। किस चीज़ के लिए? मस्कत के लिए। मस्कत था उधर। दोबारा बताओ, मस्कत का क्या कर रहे थे और किस से क्यों कर्ज लिया था? कारोबार में थोड़ा नुकसान हुआ था, ट्रेले थे उधर मेरे। क्या था उधर तुम्हारा? ट्राले थे। अच्छा, मस्कत में तुम्हारे अपने ट्रॉले थे, तुम्हें वहाँ नुकसान हो गया जी। तो फिर तुमने ये किया कि इन मासूम बच्चों को अगवा कर लिया? नहीं सर, ये हमारा बिल्कुल प्लान नहीं था। मैंने इरम से पूछा था पैसों का, तो इन्होंने बोला कि ऐसे कर लेते हैं। ये इरम ने तुम्हें कहा कि इस तरह कर लो? जी। तो फिर आप क्या कहना चाहते हो? सर अभी बहुत शर्मिंदा हूँ।
ये सुल्तान है, इसके साथ ये दूसरे लोग हैं। ये इरम है जो इस केस का अहम किरदार है। और सुल्तान ये कहता है कि इसने कर्जा देना था, इसे पैसों की ज़रूरत थी, इसने इरम से बात की तो इरम का ये आइडिया था कि आप इन लोगों को, इस फैमिली को टारगेट करें। अच्छा इरम, आप बताओ, आप हमसाई हो, आपके जो हस्बैंड है वो भी मस्कत होते हैं इन लोगों के साथ। जब वो मस्कत गए थे तो इन्होंने आपके हस्बैंड की मदद की थी, तो फिर आपने क्यों ऐसा किया इन लोगों के साथ? मुझे इन्होंने बोला था मैंने पैसे देने हैं, किसी के भाई बने हुए हैं ये मेरे भाई सुल्तान जो हैं। तो मैंने इनसे कहा कि भाई मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। उन्होंने कहा अपना घर सेल कर दो। मैंने कहा ठीक है मैं कर देती हूँ। मैंने इनसे कहा कि मैं पहले काफ़ी देर से घर सेल कर रही हूँ तो नहीं हो रहा, घर पे ना केस चल रहा है मेरे शोहर की पहली बीवी का। तो इन्होंने कहा मैं सेल करता हूँ। मैंने कहा ठीक है आप कर लें, 20 लाख मुझे दे दे, मैंने वो अदालत में देना, बाकी जो पैसे हैं वो आप रख लें। तो मकान सेल नहीं हुआ। फिर उन्होंने मुझे बोला कि मुझे बैंक से सूद पे पैसे लेके दें। वहाँ पे इनको साथ कर रही थी, ये तो आपके कुछ सगे रिश्तेदार तो नहीं है, क्यों आप उनके लिए अपना मकान बेच रही थी, क्यों ये सब कुछ? बस मैंने इनको भाई बोला हुआ था, भाई बने हुए थे ये मेरे, कह रहे थे कि मैं बुजुर्ग को साथ ले जाऊंगा तो उधर जाके इसकी ना सारा मैं करूँगा सेट सारा। आपके अपने कितने बच्चे हैं? मेरे 4 बेटे हैं। आप एक माँ हैं, आपके अपने बच्चे हैं, और आपके हमसाए जो हैं, जो आपके अपने बच्चों जैसे हैं, उनको आपने क्यों अगवा करवा दिया? ये जिस दिन लेके गए हैं उस दिन मेरा इनसे कोई रब्ता नहीं हुआ। इन्होंने बच्चे पहले देखे हुए थे, बच्चे हमारे घर खेलते थे, कभी कभी आके जब ट्यूशन जाते थे हमने कबूतर रखे हुए हैं वो देखते थे आगे। तो इन्होंने वहाँ से बच्चों की शक्ल जो है ना पहचानी हुई थी ना। उस दिन मेरा बेटा घर, ये सुल्तान तो अपने मुंह से कह रहा है कि आपने कहा था कि इन बच्चों को अगवा कर लें, और इनको तो पता भी नहीं कि इस फैमिली में सिर्फ घर पे खवातीन होती हैं और बच्चे होते हैं। नहीं, ये अब सब झूठ बोल रहा है, कुछ भी ऐसी बात नहीं थी हमारी हुई। बस इन्होंने ये बोला था कि मैंने अगर नहीं आपसे पैसे बन रहे तो मैं कोई बच्चे अगवा करके इधर आपके पास रख। जो कुछ ये हुआ है इस पे कोई शर्मिंदगी है, कुछ कहना चाहते हैं? याद है मुझे। एसएसपी इन्वेस्टिगेशन रिजवान तारक साहब हैं जिन्होंने इस सारे ऑपरेशन की निगरानी की। जैसा पहले मैंने आपको बताया कि 24 घंटों में मुल्ज़मान को गिरफ्तार किया। इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। सर बताइएगा, पुलिस को एक कॉल मिलती है तो उसके बाद क्या होता है, ज़रा हमारे नाजरीन से शेयर कीजिए। हफ्ते के रोज़ 25 तारीख को 9:15 बजे के करीब पुलिस को कॉल वसूल होती है जो कि सदर गुजरांवाला पुलिस को राउट होती है। उस कॉल में ये कहा जाता है कि 2 कमसिन बच्चे हैं, 5 साला बच्चा और 7 साला बच्ची, उनको एक नामालूम गाड़ी जो है वो इलाके से बिठा कर ले गई है। तो जिस तरह एक प्रोफेशनल पुलिस ऑफिसर जो है उसको मामले की संगीनी का फ़ौरी तौर पे अंदाज़ा हो जाता है, तो उसी चीज़ पे अमल करते हुए हमने फ़ौरी तौर पे 4 टीमें तश्कील दी। 3 टीमें CIA से, 1 टीम सदर गुजरांवाला पुलिस से। उस सारी चीज़ की निगरानी CPO साहब गुजरांवाला की हिदायत पे मैंने ख़ुद की, क्योंकि हमारी ट्रेनिंग में शामिल है कि कोई भी बच्चों से, ख़वातीन से या वल्नरेबल सेगमेंट ऑफ सोसाइटी से मुतालिक कोई भी केस है तो उसमें इंतहाई प्रोफेशनल स्विफ्ट रिस्पांस होता है। और हम अपने आप 24 घंटों में आपने किया, कितने घंटे मुसलसल काम किया? कोई आप में से सोया नहीं आपकी टीम में से? जी, तकरीबन 2 रातें हम इसमें जागते रहे। 24 घंटे के अंदर अंदर हमने इनको ट्रेस कर लिया और उसके बाद अगले कुछ घंटे हमने इंतज़ार किया कि हमें मुनासिब वक्त मिले कि हमारे मुल्ज़मान जो हैं वो एक जगह पे सेटल हो जाएं और बच्चों की मौजूदगी का हमें अंदाज़ा हो जाए, और उसके बाद हम इनको रेड करके मुल्ज़मान को भी गिरफ़्तार करें और बच्चों को बाजियाब करवाएं। सिर्फ एक गाड़ी थी पुलिस के पास इब्तदाई तौर पर कि गाड़ी आई है, बच्चों को बिठा कर ले गई। ये टर्निंग पॉइंट कहाँ आया, कहाँ से पुलिस को क्लू मिला कि हमसाई इन्वॉल्व है, ये सारे इतने करैक्टर्स हैं, कैसे पुलिस ने ढूंढ लिया? मुल्ज़िम जितना भी चालाक हो वो कहीं ना कहीं को गलती करता है, और जब वो गलती करता है तो पुलिस उसी गलती से उसका सुराग लगाती है। उसकी डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा, मैं सिर्फ ये बताऊंगा कि ह्यूमन इंटेलिजेंस इस्तेमाल की, हमने टेक्निकल इंटेलिजेंस इस्तेमाल की, और हमने डेटा पे, CDR पे, CCTV कैमरास पे और ऑन ग्राउंड इंटेलिजेंस को इस्तेमाल किया और हमने फिर इनको ट्रेस किया। जी, इस वक्त हम पेशावर के मज़ाफ़ाती इलाका दाऊदज़ई के नागुमान में मौजूद है। थाना दाऊदज़ई में यहाँ पे एक बच्ची है, 2 साला बच्ची, जिसको अगवा किया गया था, और अगवाकार जो थे वो ख़वातीन थे। 2 ख़वातीन अगवाकार ने इनको अगवा किया था। इस हवाले से उनके एक चचा भी यहाँ आए हुए हैं, उनसे जानेंगे कि बच्ची को किसने अगवा किया था, क्यों अगवा किया था, और इसके अलावा कैसे पुलिस ने आपकी मदद की, कैसे ये बच्ची बरामद हुई, पुलिस से भी इस बारे में जानेंगे। जी, ये बताएं आपका नाम क्या है? जी, मेरा नाम अजीज़ुर रहमान है। ये बच्ची कैसे अगवा हुई, आपको कैसे पता चला? हमको जो पहले पता नहीं था, बाद में लोगों ने बताया था कि वो छोटा सा बच्ची किसने उठाया। हमने उधर जाए इधर जाए, लेकिन हमारा हालात बिल्कुल बिगड़ हो चुका है। हमने पुलिस को इतला दिया,
को हमारे एक बच्ची किसने उठाया। बस 24 घंटे तकरीबन टाइम हो चुका है, हम उधर इधर घूम जाते लेकिन नहीं मिला था। यानी 24 घंटे आप इसको ढूंढ रहे थे, बच्ची नहीं मिल रही थी। उसके बाद फिर जब पुलिस ने कोशिश की और फिर उसके बाद 2 ख़वातीन उन्होंने गिरफ़्तार किया, इस तरह? जी 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 ये ने पुलिस वाला ने गिरफ़्तार किया 2 ख़वातीन और बच्ची हमारा हवाला किया। लेकिन हमको पता नहीं ये किस लिए इन्होंने अगवा किया। उसके हम पर्सनल उसको पुलिस वालों की इंक्वायरी चाहते हैं कि उसके हमारे साथ हेल्प करे। हम बहुत गरीब लोग हैं, मजदूरकार है, हमको पता है क्यों उठाया। यकीनन मजदूरकार और गरीब लोग हैं और इनका मुतालबा है पुलिस से कि वो इनकी इस ज़मन में मदद करे कि यानी इसको उठाने वाले अगर 2 ख़वातीन भी थे तो कौन थे, वो किसके लिए काम कर रहे थे, आगे ये बच्ची किसको सप्लाई होना था। ये पहली बच्ची नहीं है, यहाँ पे पहले भी केसेस हो चुके हैं। पेशावर में भी इसी तरह के केसेस रुनुमा होते हैं मुख्तलिफ थानों की हदूद में। लेकिन इस वक्त इनके चचा का ये मुतालबा है कि इनके जो मुल्ज़िमान है 2 ख़वातीन उसको बताया जाए। ये बच्ची अगर हमें दिखा दे, एक इसका क्या एकरा नाम है आपका? बच्ची आप बात कर सकते हैं? नहीं, बात नहीं कर सकते क्योंकि बच्ची को उर्दू में भी शायद मुश्किलात हो, लेकिन वैसे भी बहुत छोटी बच्ची है 2 साला, और इसको अगवा किया था और फिर बंद किया था। पता नहीं इस हवाले से तो मज़ीद जो इन्वेस्टिगेशन हुई है पुलिस से जानेंगे कि इसको बोरी में बंद किया था या किस तरह लेकर जा रहे थे। लेकिन फिर जब आपको पता चला कि आपकी बच्ची मिल गई है, फिर कैसे हुआ? हम बहुत खुश हुए और पुलिस ने हमारे बहुत हेल्प किया और मशकूर हूँ सारी पुलिस के विकी का और जो उसने बरामद किया, हमारा वादा किया। लेकिन अब भी हम डर लग रही, क्यों, वजह क्या थी, क्या मसला थी, क्या इसके पीछे कोई महरक़ात है, कौन है लोग जो उस ख़वातीन के साथ शामिल है। हम फिर भी जो KPK का पुलिस है उसका जो सरबराहान है और अफसर है, हम मुतालबा करते हैं इससे हमारा हेल्प कीजिए। हम गरीब लोग हैं, क्यों, मसला क्या था, कौन है इसके पीछे, क्यों नहीं उस बच्ची को उठाया। बहुत हमारे घर में बहुत हालात बहुत अभी तक गमगीन है। ये बताए कि इसकी जो वालदा है या घर में बाकी ख़वातीन है, उनकी क्या उस वक्त ये 24 घंटे आप पर कैसे गुजरी? क्या हम बहुत मुसीबत में पड़ गया था, लेकिन ये 24 घंटों का हमारा जो साथ हुआ किसी के साथ ऐसे नहीं हो जाएगा। बहुत हमारे घर में बहुत गमगीन हालात अभी भी चल रहे हैं। ये बच्ची का भी डर लगे रही, किसी के पास जाते नहीं। हमारे घर वाले सारे ये बहुत परेशान हैं अभी भी। मेरे एक माँ है, वो बहुत बीमार थे, उसके बाद बहुत हालात ख़राब है। इस वक्त हम थाना दाऊदज़ई में थाने के जो मुहर्रर है नेमतुल्लाह साहब के साथ मौजूद है। उनसे इस केस से मुतालिक जानेंगे कि केस कब रुनुमा हुआ था और पुलिस ने फिर कैसे इन लोगों को या इन ख़वातीन को जो अगवाकार थी इनको कैसे गिरफ़्तार किया। जी बात दरअसल ये है कि 23 तारीख पे जो वक़ूआ हुआ था, तो इसके बारे में मुखबिरान जो है, हमारे मुखबिरान है इलाके में, उसने इतला दी कि इस तरह वक़ूआ हुआ है। तो SHO साहब और इसकी टीम जो है इसके साथ थे, तिला मोहम्मद खान चूँकि इंचार्ज नगुमान थे, हमरा मौजूद थे। फ़ौरन हम जो है ना उस मुखबिर ख़ास की इतला पर वहाँ पर पहुँचे। देखा तो दो औरतें थी और उन्होंने अपने बुरकों में इस बच्ची को जो है ना उठाया था और इसके मुंह पे जो है ना हाथ रख के ताकि वो शोर वावेला न करे। मुखबिर ख़ास की मदद से हमने उसको गिरफ़्तार किया और 364A मुकदमा दर्ज रजिस्टर करके अब दोनों ख़वातीन जो है ना जेल में है। दौरान इन्वेस्टिगेशन इन ख़वातीन ने कोई इंकशाफात किए कि वो किसके लिए काम करता था और ये बच्ची उन्होंने क्यों उठाई और इसका इंतखाब क्यों किया, ख़ासूसन इसी बच्ची की? केस का जो तफ्तीश है वो तो इन्वेस्टिगेशन वाले प्रॉपर कर रहे हैं। अभी मज़ीद जो है ना इन्वेस्टिगेशन बकाया है, लेकिन उन्होंने सरसरी इंटरोगेशन पर बतलाया कि ये बच्ची जो है हम इसको फ़रोख्त करते हैं दूसरे लोगों पर और उनसे पैसे लेते हैं। जी बिल्कुल, मज़ीद इंटरोगेशन जो है ना प्रॉपर सही तरीके से जो हो रही है वो मज़ीद बकाया है, वो शुरू है। मैं हूं प्रोग्राम जुर्म और सज़ा के लिए बहावलपुर से अमीन अब्बासी। आइए हम आज आपको बताते हैं कि बहावलपुर के जनरल बस स्टैंड में
एक हफ्ता कबल एक कमसन बच्चा जो कि अपने मदरसे से दीनी तालीम हासिल करने के बाद उबले हुए अंडे जो है वो फ़रोख्त करके अपने ख़ानदान की हेल्प करता है, उसके साथ यहाँ पर ज़्यादती की गई, उसको बेईमाना तशद्दुद का निशाना बनाया गया और उसके साथ वो ज़्यादती की गई। मेरे साथ इस वक्त उस बच्चे के वालिद गुलाम मोहम्मद मौजूद हैं। हम उनसे बात करते हैं कि इस वाक़े की उनको किस तरह इत्तला मिली और वो पहले किसके पास गए, और वो हमें तफसील से आगाह करें कि अब तक इस केस में क्या पेशरफ्त हुई है। मेरा बच्चा पढ़ के आता है, असर के बाद मैं उसे अंडे लगा देता था, वो अंडे वही मिलों में बिक जाते थे और उसके बाद 3 महीने ऐसे मुसलसल होते रह गए, वहीं बिक जाते थे। उस दिन उस बच्चे के अंडे नहीं बिके, थोड़े से बच गए थे 7 या 8, तो वो बच्चा सीधा चल पड़ा अड्डे वाली साइड पे। पहली दफ़ा ही आ रहा था तो अड्डे पे बेचता बेचता अंडे ये जस्मान वैगन स्टैंड के पास जब पहुंचा तो इधर अंडे देते रह गए। और यहाँ एक वैगन खड़ी हुई थी 8447, उसमें 2 बंदे ड्राइवर थे तो वो बैठे हुए थे, तो उन्होंने बच्चे को बुलाया और कहा कि ये क्या है, अंडे कितने के हैं? उसने कहा जी इतने के हैं। ये सारे अंडे कितने के हैं? उसने कहा जी 300 रुपये के हैं। तो 300 रुपये के, अच्छा चल ये 2 अंडे पहले हमें दे दे। 2 अंडे जब दे दिए तो वो पैसे मांगने लगा, तो कह रहे दे रहे, तो जेब में से खाली हाथ मार के और हाथ बांध के और बच्चे को पैसे देने लगे। जैसे दिए तो बच्चे को उन्होंने पकड़ लिया। उसके बाद जो उसने बच्चे के साथ इन्होंने मारते रह गए। उसके पास जो अंडे बिके हुए थे, वो जो पैसे थे वो छीने, इन्होंने अपनी रोटी खिलाई या अंदर नशा भी करते रह गए। आप ये बताएं कि आपका बच्चा तो अंडे बेचने के लिए निकला, वो आपको कैसे पता चला इस वाक़े का? ऐसे वो हम सुबह रात को जो ना सारी रात ढूंढते रह गए, ढूंढ के 10 बज गए, हर अड्डे पे देखा, फिर 11 बज गए, 12 बजे हम गए, इन सारे स्थानों पे हमने इत्तला दे दी कि हमारा बच्चा ऐसे लापता है। और ऐसे फिर मेरे साथ तकरीबन 20-25 बच्चे थे, तो उनको मोबाइल पे उसकी तस्वीर थी, हमने अड्डे पे फैलना शुरू कर दिया। इस बच्चे से पूछो ये बच्चा किसी ने देखा हो या कोई इधर आया हो बच्चा, तो किसी ने कुछ भी नहीं बताया हमें। हम ऐसे सोए नहीं, हम घूमते रह गए। जब हम गए अपने घर वाली साइड पे तो उस टाइम हमें 2 बज चुके थे। हमने कहा कि बच्चे के पास मोबाइल भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो उसके शायद घर ना चला गया हो, फिर पता करें जाके। तो जब हम घर पहुंचे तो उस टाइम नहीं था। फिर हम जब आ रहे थे तो एशिया फ्लोर मिल के पास 2 बंदे मोटरसाइकिल पे, वो उस पर हमदर्द थे खुदा के नज़दीक जो छोड़ गए हैं। तो उन बच्चों ने देखा तो उन्होंने कहा कि चलो हम तुझे इसकी वो देखी तो हालत, यहाँ बाहर एक खोखा खड़ा हुआ है, उस खोखे के ऊपर यहाँ से वो घड़ीसता हुआ गया बच्चा। इस सिलसिले में आज हम इलाका थाना सिविल लाइन के SHO साहब के साथ मौजूद हैं। उनसे बात करते हैं कि ये वाक़या की इत्तला मिली तो आपने सबसे पहले क्या स्टेप लिया, किस तरह से आपको मालूम हुआ, आप मौके पर पहुंचे, बच्चे के वर्सा वहां मौजूद थे? जी आइए हम बात करते हैं SHO थाना सिविल लाइन बहावलपुर से। जी बिल्कुल, आप दुरुस्त फरमा रहे हैं। ये एक बड़ा संगीन किस्म का वाक़या था। जैसे ही हमें ये वाक़या रिपोर्ट हुआ, हमने फ़ौरन अपनी SOPs के मुताबिक फिल इसकी जो इतला है उसको रजिस्टर की। उसके बाद मेरे जो तफ्तीशी अफसर हैं वो एक्सपर्ट हैं SSIU, उन्होंने फ़ौरन जो है इसके ऊपर कार्रवाई करते हुए हमने पहले इसका सारा मेडिकल जो है वो करवाया बच्चे का। मेडिकल करवाने के बाद हमने उसके बाद जो मुलजमान हैं उनका तहरुफ जारी रखा और जदीद टेक्नोलॉजी को बरोएगार ला के हमने बर वक्त मुलजम को गिरफ्तार किया। जो मेन मुलजम था उसको गिरफ्तार करने के बाद हमने वो हाईएस्ट गिरफ्तार की, उस हाईएस्ट को जो है ना अपने कब्जा में लिया जिसपे ये सारा वकूआ ये हुआ था। अच्छा, जब हाईएस्ट को हमने अपने कब्जा में लिया तो उसमें मौजूद हम जितने शवाहिद को हासिल करने के लिए हमने PFSA की जो टीम है, क्राइम यूनिट टीम, उनको बुलवाया। उन्होंने वहाँ से DNA सैम्पलिंग की, ब्लड सैम्पलिंग की, ठीक है, ताकि किसी भी तरह से मुलजिम को अपने इस घिनौने किरदार से बच ना सके, उसको वाकई जो करार सज़ा है वो मिल सके।
उसके बाद दीगर मुलजमान के लिए भी हम छापे मार रहे हैं, उम्मीद है वो भी हम जल्दी पकड़ लें। मैं हूं अब्दुल रज़ाक मेमन। आज हम सिंध के ज़िला सांगड़ के गांव जानी जुनेजो के मकाम से आपको उस वाक़े के मुतलिक रिपोर्ट करेंगे जिस वाक़े में 3 अफराद कत्ल हो गए और 19 अफराद जो है वो ज़ख्मी हुए हैं। तमाम इस झगड़े में कौन अफराद मुलवस थे और ये झगड़ा क्यों हुआ, इस हवाले से हक़ाइक़ जानने के लिए हम आज पहुँचे हैं गाँव जाने जुनेजो में। और हमारे साथ यहाँ पर वो लोग मौजूद हैं जो इस झगड़े में उस मकाम पर ऐनी शाहिदीन के तौर पर मौजूद थे और जो लवाहिकीन हैं जिनके लोग कत्ल हो गए। हम उनसे जानने के लिए अब मज़ीद बात करते हैं कि इनका क्या कहना है। झगड़े में गोलियां लगने से 19 अफराद ज़ख्मी हुए थे। ताहम 3 ज़ख्मी ऐसे हैं जो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, वो अब भी अस्पतालों से अपने घर उनको मुंतकिल किया गया है। तो हम इनसे भी बात करते हैं, पूछते हैं। भाईजान बताएंगे कि ये झगड़ा क्यों हुआ था और अभी आपकी तबीयत वगैरह कैसी है? अल्हम्दुलिल्लाह अभी कुछ तबीयत में बेहतरी आई है। झगड़ा ऐसे हुआ था कि हमारे घर उनके आके साइडों पे मोर्चे लगाए, ना बात ना कुछ, ना हमने उनको छेड़ा ना कुछ किया और हमारे घरों के ऊपर आके फायरिंग की। हर रोज़ करते मगरिब के बाद, लेकिन उस दिन बड़ा तंग किया। तो छोटे छोटे बच्चे जा रहे थे, मैं उनको रोकने जा रहा था। मैंने कहा आगे ना जाओ। हम रोकते रोकते हमारे को गोली लग गई। कितनी गोलियां लगी आपको? भी हमारे को तो गोलियों का अंदाज़ा ही नहीं है, डॉक्टरों को भी अंदाज़ा नहीं हुआ। हाँ, मैं कैसे बता सकता हूँ, डॉक्टर को भी अंदाजा नहीं इतनी गोलियां लगी। तो ये कितने लोग थे फायरिंग करने वाले? लोगों की तादाद का पता ही नहीं चलता कितने लोग हैं, वो अल्लाह दिन को पता होगा। अच्छा, हाँ ठीक है। अच्छा, एक और बच्चा भी अगर हम बात करें तो वो यहाँ पर भी मौजूद है। उसको भी अगर देखा जाए तो ये पाँव में जो है आप देख सकते हैं कि ये गोली लगी हुई, और ये बच्चा भी है शदीद जख्मी है। ये इस झगड़े में इसको भी गोली लगी। तो हम इससे भी बात करेंगे इस बच्चे से। बेटा ये बताएंगे कि आपको क्या गोली लगी है? हाँ। किसने गोली मारी? हाँ। किसने गोली मारी? क्या हुआ था? कैसे? सिंधी में बात करोगे? सिंधी में ॻाल्हाईंदे? उटा छा थियो, कीअं गोली लगी तोखे? असीं घर वेठा असांजे घर जी फायरिंग कयूं, पोइ उते आया माना मोकिलियो राजू हाणे तूं वञी हिते आहीं, पोइ तोखे झलंदासीं ना फायरिंग कयूं। हाँ, पोइ उते आया, मुंहिंजो पीउ सुतल हो उते। मुंहिंजे पीउ घणी टाणी झड़े खे कई, पर उन्ही टाणे उन्ही खे बि लॻी, उहो शहीद थियो ऐं उन्हीअ विच में मूंखे बि लॻी गोली। झगड़े में तुंहिंजो पीउ भी शहीद थी वियो? हाँ। अच्छा जी, देखें इस झगड़े में जो है एक जो है अब्दुल रसूल जुने जो कत्ल हो गए थे, ये उन्हीं का बच्चा है और ये कह रहा है कि मेरा बाप जो है वो इस झगड़े में शहीद हो गया और वो खुद भी, इसका जो बच्चा है वो जख्मी हुआ है। हम मजीद जो है यहाँ पर लवाहिकीन हम उनसे बात करेंगे। झगड़े के दौरान यूँ तो 19 अफराद जख्मी हैं, मगर हमारे साथ इस वक्त वो बच्ची मौजूद है जिसको भी इस झगड़े में गोली लगी थी। तो हम उससे बात करते हैं। बेटा ये बताएंगे कि क्या हुआ था? ये अलादीन के लोग जो था ना ज़मीन पर बैठे थे, वो रोज़ रात को 12 बजे पे फायरिंग करते थे और करते करते हमारे जो गांव थे ना उसके ऊपर आकर फायरिंग की। हमारे 3 लोग मर गए, वो चौटियारी में भी नहीं जमा हुआ। फिर उसने हमारे ऊपर भी फायरिंग की, हमें गोलियां लगी, छुरी लगी। क्यों फायरिंग करते थे? बस पता नहीं, कुछ कहते नहीं थे, ऐसे डायरेक्ट फायरिंग करते थे? बस ऐसे फायरिंग रोज़ रात को करते थे। अच्छा। हमें डराते थे। तो जब ये गोली लगी आपको या फायरिंग की तो उस वक्त आप कहाँ थी? मैं घर पर थी। अच्छा। हाँ, रात को 12 बजे। अच्छा। हाँ, तो उस वक्त झगड़ा हुआ ये? हाँ। अच्छा अम्मा, आप थी उस दिन, आप बताएंगी? जी हाँ, अस्सलाम वालेकुम। हमारे गांव पे 2-3 महीनों से ये लगातार फायरिंग कर रहे हैं। हमारे बच्चों पर असर पड़ रहा है, न वो तालीम सही तरीके से कर रहे हैं ना कुछ। ये बस ये कह रहे हैं वो बंदूक लेकर आ रहे हैं, जा रहे हैं। उनकी तालीम पर भी असर हो रहा है, हमारे गांव के बच्चों पर। इतना ये जुल्म कर रहे हैं, हमारा गांव खाली करवाना चाहते हैं। आपने लवाहिकीन की भी गुफ्तगू सुनी, मगर हमारे साथ इस वक्त फ़िदा हुसैन मौजूद है जिसकी मदीयत में इस वाक़े का जो है मुकदमा दर्ज किया गया। तो हम इससे बात करते हैं, बताएंगे कि ये मुकदमा जो दर्ज किया गया है क्या समझते हैं कि इंसाफ होगा आपके साथ, और ये वाक़या के साथ?
आपके सामने बात है ना, 4 दिन हमने लाशें रोड पर रखे थे और कातिल जो है मीडिया को बता रहा है कि मैं कराची में था और जो हमारा आईजी है वो कह रहा है कि इस्लामाबाद था। वो हमारे पास और कोई चारा ही नहीं था, इसीलिए हमने मजबूरन जो ये मैत है उसको थोड़ा ये ख़राब थोड़ी हो रही थी, इसी हिसाब से हमने ये फैसला लिया। और हमारी जो भी कातिल है वो एक ही है, मेन कातिल अलाउद्दीन MNA सलाउद्दीन है, यही है। लेकिन आपने तो मुकदमा दर्ज करवाया है जिन लोगों के खिलाफ, उसमें तो MNA का नाम नहीं है। कभी आप उन पर इल्ज़ाम तो लगा रहे हैं, लेकिन उस वक्त आपने मुकदमा दर्ज नहीं करवाया। मगर हमें ये बताएं कि आपने मुकदमा दर्ज करवा लिया, अब क्या आप समझते हैं कि आपके साथ इंसाफ होने जा रहा है, आपके साथ पुलिस तावन कर रही है मुकदमे के बाद? ये नहीं करेंगे, अल्लाह तो करेंगे, लेकिन कातिल तो एक ही है, उस चीज़ से हम नहीं हटेंगे। हमारे पास कोर्ट है, वो ऑप्शन है, लेकिन कातिल तो यही है, अलाउद्दीन है, इससे हम पीछे नहीं हटेंगे इंशाल्लाह। सांगड़ वाक़े में लवाहिकीन से ताज़ियत का सिलसिला जारी है। इस वक्त हम जब यहाँ पहुँचे तो यहाँ पर पीपल्स पार्टी के जो सेनेटर है आजिज़ ज़ामरा भी यहाँ पर पहुँचे, उन्होंने भी इन लवाहिकीन के साथ जो है ताज़ियत के, उनसे भी बात करेंगे। सर ये बताएं, आप भी यहाँ पर ताज़ियत करने आए, किस तरह देखते हैं इस वाक़े को? देखिए, वाक़या तो एक बहुत रिपोर्ट हो चुका है, मेरे ख्याल में थारोली तमाम चीज़ों को रिपोर्ट किया गया है और आपको और पूरी कौम को ये मालूम है कि 4 दिन के धरने के बाद एक FIR भी दर्ज हो चुकी है और अब कानून ने अपना रास्ता लेना है और जो लवाहिकीन हैं उनको भी मुतमिन होना है, उनको साथ लेके इस केस में चलना है। और मैं इंतज़ामिया से अपील करूंगा कि ये केस दाखिल होने में जो कातिल हैं वो बच ना पाएँ। और ये जो लवाहिकीन हैं, अभी मैं एक सैफल जो ज़ख्मी हैं जो अभी कराची से यहाँ पहुँचे हैं उसकी इयादत करते हुए आया हूँ। और भी ज़ख्मी हैं, ये इनके घर हैं, इन्होंने मुझे वहाँ पे ले गए हैं, मैंने इनकी इयादत की है, मैंने फातह भी की है और सब दोस्त इनके पास आ रहे हैं। डेफिनेटली ये अभी अपने उस गम में निढाल हैं। हमने इनको यही कहा है कि अपने गम को अज़म में तब्दील करते हुए जो केस दाखिल हुआ है उसकी पैरवी होनी चाहिए। तमाम सीने में दिल रखने वाले लोग इनके साथ हैं। ये पॉलिटिकल केस नहीं है, ये इंसानियत का केस है जिसमें तमाम लोग इसमें इस मुतालबे में शामिल थे। आप सहाफ़ी, आपकी कैमराएं, आपका कलम। मैं अगेन ये कहूँगा कि यहाँ पर मैं कोई सियासी गुफ्तगू नहीं करूँगा। एक निज़ाम है पुलिस का कि SHO जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है अपनी एरिया के अंदर, तमाम इस तरह की जो भी एक्टिविटीज़ होती है उसकी जिम्मेदारी SHO पे होती है। और आपने कहा कि क्या वजह है कि पुलिस ने नहीं किया है, उसकी वजह यह है कि उस SHO का नाम भी इस FIR में है जो दहशतगर्दी का कलम लग चुका है। सांगड़ वाक़े में 3 अफराद के कत्ल और 19 अफराद के ज़ख्मी होने के बाद लवाहिकीन ने पुलिस से रुजू किया ताकि कातिलों की गिरफ्तारी की जाए और मुकदमे का इंदराज किया जाए। मगर पुलिस की जानिब से मुकदमे के अंदर अदम इंदराज के बाद लवाहिकीन ने लाशें लेकर सांगड़ रोड पर धरना दे दिया जो 4 रोज से जारी रहा, जिसमें पीपल्स पार्टी की MNA शाजिया मरी भी इज़हार हमदर्दी करने के लिए पहुंची, जहां शाजिया मरी ने अपनी ही हुकूमत से ये मुतालबा किया कि इन कातिलों को गिरफ्तार किया जाए और लवाहिकीन के साथ इंसाफ किया जाए। जबकि इसके अलावा सरवरी जमात के जो रूहानी पेशवा हैं मखदूम जमील जमा, वो भी इस धरने में पहुंचे, जिसने ये दावा किया कि ये कत्ल होने वाले जो मकतूलीन हैं वो उन्हीं की जमात सरवरी जमात से है। और उन्होंने चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो से ये मुतालबा किया कि कातिलों को गिरफ्तार करके मुकदमे का इंदराज किया जाए। मगर फिर भी सांगड़ पुलिस ने यह मौक़िफ़ अख्तियार किया गया कि जिस पर ये मुकदमा दर्ज करवाने जा रहे हैं वो हल्के का जो MNA है वो यहाँ पर नहीं था। IG सिंध के बयान के बाद पुलिस तो इस बात पर डट गई, जो MNA है वो यहाँ से मुंतखब हुए थे मगर इस झगड़े में नहीं थे और उसी के खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं करेंगे, जिस पर लवाहिकीन ने धरना जारी रखा। बिला आखिर साबिक MNA नवी डेरो की सालसी के किरदार अदा करने के बाद 4 रोज बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मैं इस टाइम आपको उस मकाम पर रिपोर्ट कर रहा हूँ जहाँ पर अरसलान अपने बारात लेकर जब इस जगह पे पहुँचा। ये सामने मोहम्मदपुर रोड है और आगे ये दाजल है रोड। तो जब इसकी बारात यहाँ पर पहुँची तो यहाँ पर ये स्पीड ब्रेकर है, जहाँ आकर गाड़ी बिल्कुल यहाँ पर रुकी। तो मुलजमान यहाँ पर छुपे हुए थे, मोटरसाइकिल पर थे 2 मुलजमान। उन्होंने यहाँ पर जो ही गाड़ी रुकी तो मुलजमान ने गाड़ी के ऊपर फायरिंग कर दी और जो ही फायरिंग होती रही गाड़ी के अंदर, अरसलान अपनी दुल्हन के साथ गाड़ी में मौजूद था और अरसलान की सास भी और अरसलान का एक भाई
भी उस कार में मौजूद था। मुलजमान थे, उन्होंने समझा कि हमारे मुखालफिन की गाड़ी है, वो अरसलान पर फायरिंग नहीं करना चाहते थे, वो अपने मुखालफिन पर फायरिंग करना चाहते थे। इनकी पुरानी दुश्मनी चल रही थी। उन्होंने समझा कि हमारी ये मुखालफिन की गाड़ी है, क्यों हुई? वो भी सफ़ेद कलर की GLI थी मुखालफिन की। उनको इतला मिली थी कि उनके मुखालफिन यहाँ से गुजरने वाले हैं, लेकिन वो गाड़ी 10 मिनट यहाँ से पहले यहाँ से गुजर चुकी थी। जो ही अरसलान की गाड़ी यहाँ पर पहुँची तो मुलजमान ने समझा कि हमारी ये मुखालफिन की गाड़ी, उन्होंने ये फायरिंग कर दी और मुलजमान यहाँ से बासानी यहाँ से फ़रार हो गए। अब हम अरसलान के घर जाते हैं, उनसे वर्षा से बात करते हैं, उनका मज़ीद क्या कहना है। में मौजूद हूँ अरसलान के, जहाँ पर खुशियों की शनाएँ बज रही थी, लेकिन यहाँ पर सफ़े मातम बिछ गया। मेरे साथ इस टाइम अरसलान के चचा भी मौजूद हैं, वालिद साहब भी मौजूद हैं। मैं इनसे बात करता हूँ। ये बताएं कि ये वाक़या कैसे पेश आया? आप वहाँ से बारात लेकर आ रहे थे और तो रास्ते में किस तरह मुलजमान ने फायरिंग की, उसके बाद फिर आगे क्या हुआ, तो हमें ये थोड़ी सा आप तफसीली बताएँगे। फाजिलपुर से तकरीबन 8 बजे हम निकले बारात लेकर घर की तरफ। तो मोहम्मदपुर स्टॉप उधर तो 5-10 मिनट स्टॉप किया। उसके बाद हम मोहम्मदपुर रोड पे दाजल के लिए रवाना हुए। दाजल से तकरीबन कोई अपने घर से मकसद है कोई तकरीबन कोई 2 किलोमीटर या 3 किलोमीटर के फासले पे अड्डा कशाब आता है रास्ते में। उधर एक ब्रेकर था जो स्टॉप होता है, उस पे कार हमारी रुकी। मैं पीछे बस पे था। मैंने फायरिंग भी देखी, सारा कुछ मैंने देखा। वो इंसान बंदे मैं नहीं देख सका उधर, लेकिन वो अंधारा था, 9:30 का टाइम था, 9 बजे का टाइम था। फिर उधर से हम अस्पताल डॉक्टर नदीम अस्पताल पे आए। तो मैं बस पे था, मैं थोड़ी देर के बाद कार पे पहुंच गया उधर। तो डॉक्टर साहब ने कहा आप इसे फ़ौरन जमपुर ले जाएं, और मैं उसके साथ बैठा। थोड़ी जो स्टेटमेंट हुई उसकी, फिर हम जमपुर लेके गए। उधर जमपुर लेके गए। उधर कोई अमला खड़ा था, तकरीबन कोई 6-7 आदमी थे। उसने भी स्टेटमेंट की और उसने हमें कहा जी आप जल्दी इसे डेरा गाजी खान ले जाएं। और टाइम हमारे पास इतना नहीं था कि भी इंसानी जान है ये बच जाए। हमारी भरपूर कोशिश थी भी ये हो, वाक़या तो हो गया, इंसान की जान बचा लें। और फिर हम उधर डीजी खान पहुंच गए, टाइम पे पहुंच गए। कोई टाइम ऐसे नहीं किया, टाइम पे पहुंच गए डीजी खान। उन्होंने स्टेटमेंट शुरू की और डॉक्टर ने तकरीबन हमें बता दिया कि आपका 80% लड़का जो है वो डैमेज हो चुका है। ये बाकी नसीब है, अगर इसके दिन बचे हुए हैं तो ये बचेगा, लेकिन हमारी निगाह में ये 80% आपने इसको मार दिया। वो उसका नीचे वाला धड़ था वो तकरीबन ख़त्म हो गया था, वो हरकत नहीं कर रहा था। इस टाइम मैं थाने में मौजूद हूँ जहाँ पर अरसलान के जो मुलजमान है इस टाइम यहाँ पर गिरफ्तार हैं। तो ये मुलजमान ने अपने मुखालफिन को कत्ल करने के लिए वहाँ पर पहुँचे थे और इन्होंने समझा कि मुखालफिन की ये गाड़ी है जो अरसलान जिस गाड़ी में बैठा हुआ है, लेकिन जो मुखालफिन की गाड़ी थी वो 10 मिनट पहले वहाँ से जा चुकी थी। इन्होंने वहाँ पर फायरिंग की और अरसलान को कत्ल किया। मेरे साथ इस टाइम अज़हर भी मुलज़िम मौजूद है, दूसरा मुलज़िम भी मौजूद है, तीसरा भी है। मैं इनसे बात करता हूँ। ये बताएँ ये वाक़या कैसे पेश आया जो आपने दूल्हे की गाड़ी में फायरिंग की? जी जनाब, हमारा जो है ना रफड़ा चल रहा था दूसरी कौम के साथ, वज्जड़ कौम थी। तो हमें उनकी जो है ना ख़बर मिली कि वो आ रहा है मोहम्मदपुर से। तो हमने उनका रास्ता मिला, आगे जाकर हम बैठ गए। वहाँ पे जो है ना उसकी गाड़ी जो है ना थोड़ी सी आगे रहेगी या पीछे रहेगी, हमसे जो है ना भूल होकर अरसलान की गाड़ी पर फायरिंग चला दिया मेरे भाई ने। तो हमें कल सुबह पता चला कि गाड़ी दूसरे की है। तो इस चीज़ से हम जो है ना माजरत चाहते हैं, हम भूल कर इन पर फायरिंग की है। हमारी कोई इनके साथ दुश्मनी नहीं थी, नहीं ना हम इनको जानते थे पहले से ना या बाद में। तो हमने जो है ना अपने मुखालिफ के गाड़ी पे फायरिंग की। तो आगे जो है ना गाड़ी उन गरीब की थी। नहीं, जब आप फायरिंग कर रहे थे तो आपको शक्ल नज़र नहीं आई कि उस वक्त ये नहीं, वो जो गाड़ी है ना वो ने एक धक्का है ना उस पर आसरा किया। मैंने कहा ये मुखालिफ है, ये मेरे मारने की तलाश पे मैं चला दी। अरसलान कत्ल केस के हवाले से मैं इस टाइम डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर फ़रूक अमजद साहब के साथ मौजूद हूँ। मैं इनसे बात करता हूँ। सर ये बताएं कि पुलिस ने किस तरह ये तहकीकात की, असल मुलजमान तक पहुँची? जो मुद्दई थे उन्होंने दरख्वास्त जो दी थी जिनमें उन्होंने नामजद मुलजमान किए थे, वो मुलजमान ऑलरेडी दुबई में सेटल थे। तो पुलिस ने किस तहकीकात के ज़रिए इन असल मुलजमान तक पहुँची, तो हमें इसकी तफसील बताएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी ये केस मेरे सामने आया दाजल में खुली कचहरी में। लोगों ने बड़ा कंसर्न शो किया कि ये एक ब्लाइंड मर्डर चल रहा है जिसमें दूल्हा जो है ना वो मर्डर हो गया था।
अच्छा, उसमें फिर हमने टास्किंग की थी SHO दाजल को और हमारी CIA की टीम को जो कि लीड कर रही थी। इसमें हमने उसकी वकूए की जो है ना जियो फेंसिंग जो है ना वो दोबारा करवाई। हमने जब जियो फेंसिंग करवाई वकूए की तो उसमें हमें कुछ जो है ना सस्पेक्ट नंबर्स मिले। फिर हमने कुछ लोकल इन्फार्मर्स छोड़े। हमारे 1-2 मुलाजिम कच्चे में जो है ना इस एरिया के मौजूद थे। हमने उन मुलाजमों को वापस बुलवाया और उनसे कहा कि जी आप पूरी नेटवर्किंग के ज़रिए से जो आप इन्फॉर्मेशन जनरेट कर सकते हैं वो जनरेट करें। जब ये दोनों चीज़ें हमारी आपस में जो है ना थोड़ी सी कंबाइन होगी और कुछ सस्पेक्ट्स हमारे जो है ना वो वेरीफाई हो गए, तो हमने फिर जो है ना वो कुछ लोगों को अरेस्ट किया। अरेस्ट करने के बाद जब उनकी इंटरोगेशन हुई तो पता चला कि जो जियो फेंसिंग में हमारे पास चीज़ें आई थी वही हमें फ़िज़िकली भी वेरीफाई हो रही हैं। और इस तरह से हमने जो है ना वो थोड़ा सा क्लू लेके असल मुल्ज़मान तक पहुँचे, जो कि हमें पता चला कि इन दोनों जो मुल्ज़मान जो मुद्दई नॉमिनेट करवा रहे थे और फिर बाद में जो दूल्हे की फैमिली नॉमिनेट करवा रही थी, वो दोनों मुल्ज़मान जो पहले नॉमिनेट हो चुके थे वो उसमें मुलव्वस नहीं थे, जबकि जो ओरिजिनल मुल्ज़मान हैं उनका किसी और के साथ झगड़ा था और वो किसी और को मारना चाह रहे थे।